अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। बरे सगीर की फजाओं में एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। भारत के आसाब पर जंगी जुनून सवार है। आज इसी का शाखसाना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और भारतीय फौज एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सरहदों पर जंग की गरज है, धमक सुनाई दे रही है, मोर्चे संभाले जा चुके हैं, गोला बारूद से लदे दस्ते अलर्ट हो चुके हैं और हमारे जवान, उनकी नजरें दुश्मन की हर हरकत पर मरकूज हैं। ये सिर्फ कशीदगी नहीं, ऐलान जंग है। ऐलान जंग से पहले की आखिरी घड़ियां महसूस हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान इस मुमकिन जंग के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। शहर के गली कूचे हुब्बुल वतनी के नारों से गूंज रहे हैं। हमारे फौजी जवान लब्बैक कहते हुए सरहदों पर मोर्चा जन हैं। माएँ अपने बेटों को दुआ देकर रुखसत कर रही हैं। दूसरी जानिब दिल्ली में बेचैनी की लहर दौड़ रही है। भारतीय ईवानी हुकूमत में हंगामी इजलास हो रहे हैं। भारतीय वज़रा के चेहरों पर उड़ती रौनकें और मीडिया में चीखों पुकार का तूफान ये बता रहा है कि मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है। इसीलिए मोदी बगैर सोचे समझे एक इजलास में अपनी फौज को पाकिस्तान पर हमले की तलकीन करता नजर आया। यानी मोदी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन पाक फौज, हुकूमत और अवाम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ भारतीय जंगी जुनून पर से पर्दा उठाते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस है कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यानी मोदी पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर कर सकता है, जैसा कि भारत ने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के क्याली और मंडल सेक्टर में बिला इश्ताल फायरिंग की। भारत की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाब से दुश्मन को खामोश करा दिया गया। फिर इसी तरह भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता रात पेट्रोलिंग का इंकशाफ हुआ है। दुश्मन की राफेल तैयारों ने 29 और 30 अप्रैल की शब मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों की फौरन निशानदेही की। पाक फजाइया की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। अब भारत किसी खुशफहमी का शिकार दिखाई देता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने की सूरत में कोई कामयाबी हासिल कर सकता है, क्योंकि ज़मीनी हकायक तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अगर दोनों ममालिक में जंग होती है तो पाकिस्तानी फौज अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से भारतीय फौज को ज़ेर कर सकती है। पाकिस्तान जंग की सूरत में भारत को सरप्राइज़ कर सकता है, जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। जैसा कि पहलगाम हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी एक मुकम्मल जंग के इम्कान को तकवीयत दे रही है। और अगर इस बार जंगी मैदान सजा तो पाक फौज सिर्फ महदूद झड़पों पर इक्तफा नहीं करेगी, बल्कि अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ मैदान में उतरेगी। जैसा कि पाकिस्तानी फौज की जंगी महारत दुनिया भर में मानी जाती है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब तरीन ऑपरेशन जैसे ज़रब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद ने इसे दुनिया की चंद तजर्बाकार तरीन अफवाज में शामिल कर दिया है। पाक फौज का हर सिपाही जंगी माहौल से गुजरा हुआ है, जबकि भारतीय फौज का बड़ा हिस्सा मुसलसल मैदानी जंग में सरगर्म नहीं रहा। यही वजह है कि पाक फौज के जवान मैदान में न सिर्फ बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हैं, बल्कि उनके दिल में शहादत का जो जज्बा होता है वो किसी भी हथियार या टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। और ये पहलू पाक फौज को भारत पर बरतरी दिलाता है। इसके अलावा भारतीय फौज को अंदरूनी वसाइल, नस्ली तकसीम और खुदकुशी जैसे नफसियाती बहरानों का सामना रहता है। भारतीय फौज के दिफाई निज़ाम की बात की जाए तो वो रूस, अमरीका, इसराइल और फ्रांस जैसे ममालिक से दिफाई ताउन हासिल करता रहा है। भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इस हिकमत अमली का मकसद यह है कि जंग को एक मखसूस दायरे में रखा जाए, ताकि पाकिस्तान को मुकम्मल रद्द-ए-अमल का मौका न मिले और बैन-अल-अक़वामी बरादरी को भी मुदाखलत का वक्त दिया जा सके। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान इस हिकमत अमली को न सिर्फ अच्छी तरह समझता है, बल्कि इसके खिलाफ मौसर दिफाई तदाबीर भी इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफवाज में शुमार होती है, जिसे मुस्तकिल हालत जंग में रहने का तजुर्बा है। चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो या सरहदी चालाकियों के खिलाफ, पाकिस्तानी बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया तीनों अपनी जगह मुकम्मल हमाहंगी से लैस हैं। पाकिस्तानी फ़ौज इब्तदाई दिफा में दुश्मन की यलगार को रोकने के बाद जवाबी कार्रवाई पर मुकम्मल बरतरी रखती हैं, जबकि भारत की ज़मीनी अफवाज की सुस्त हरकत, लॉजिस्टिक कमज़ोरियाँ और पेचीदा सप्लाई लाइन्स उनकी तेज़ रफ्तारी में रुकावट बन सकती हैं। अगर भारत ने किसी महाज पर गहराई में घुसने की कोशिश की तो पाकिस्तान न सिर्फ रिवायती असलहा बल्कि कम रेंज के एटमी हथियारों को भी बतौर आखिरी तदबीर इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिसे दुनिया के बेहतरीन कमांडो यूनिट्स में शुमार किया जाता है, दुश्मन की दिफाई लाइन्स में दरार डालने की भरपूर सलाहियत रखती है। इसके बरक्स
भारत की स्पेशल फोर्सेस को कई नाकामियों, खराब इंटेलिजेंस और निचली सतह पर हमआहंगी के फुकदान का सामना रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासतौर पर ISI, जंगी माहौल में दुश्मन की चालों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा करती रही हैं। यही वो पहलू हैं जो जंग की सूरत में पाक फौज का पलड़ा भारी बनाते हैं। फिर इसी तरह फ़ज़ाई ताकत भी पाकिस्तान ने बार बार अपनी बर्तरी साबित की है। पाक फ़ज़ाइया की ताकत इसके GF-17 थंडर तैयारों पर मबनी है, जिनका जदीद तरीन मॉडल GF-17 ब्लॉक 3 है। ये तैयारे जदीद रडार, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स और डिजिटल निज़ाम से लैस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास चीनी तैयारा J-10C और जो 4.5 से ज़ायद दर्जे का कसीर किरदार वाला लड़ाका तैयारा है। इसके अलावा पाक फ़ज़ाइया के पास अमरीकी F-16 तैयारे भी हैं जो फ़ज़ाई लड़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया के पास फ्रांस से हासिल करदा राफेल तैयारे हैं, लेकिन ये अभी आलमी मयार के मुकाबले के काबिल नहीं समझे जाते। भारत के पास तकरीबन 600 से ज़ायद लड़ाका तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये तादाद तकरीबन 350 है। लेकिन जब बात फौरी फैसला साजी और ऑपरेशनल कारकर्दगी की आती है तो पाकिस्तान के अपने GF-17 जैसे सस्ते और मजबूत निज़ामों की बदौलत आगे है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की हिकमत अमली, तरबियत और पेशा वराना महारत इसे कम तादाद के बावजूद मजबूत बनाती है। 2019 का बालाकोट वाक़या इसकी मिसाल है, जब पाकिस्तान ने भारतीय MiG-21 तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया। इससे साबित हुआ कि हथियारों की तादाद से ज़्यादा तरबियत, तजुर्बा और फौरी रद्द-ए-अमल अहम होता है, और ये तमाम सलाहियत पाक फ़ौज के पास है। इसी तरह बहरी महाज पर भी पाकिस्तान नेवी की हिकमत अमली और आबदोज़ सलाहियत ने हमेशा दुश्मन को चौकन्ना रखा है। गो कि बहरी महाज पर भारत की बहरिया बड़े हुजम और जदीद बहरी जहाज़ों से लैस है, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने इस महाज पर गैर मुतवाज़न बराबरी की हिकमत अमली इख्तियार की हुई है, यानी कम वसाइल में दुश्मन को मौसर जवाब देना। पाकिस्तान की आबदोज़ें ख़ास तौर पर मैंगोर क्लास की सलाहियतें दुश्मन की नकलो हरकत पर काली ज़रब लगाने की अहलियत रखती हैं। भारत को यह याद रखना चाहिए कि 1971 में पाकिस्तानी आबदोज़ ने इसकी बड़ी बहरिया को किसी तरह एक हमले में मफलूज कर दिया था, और एक जो पाक फ़ौज को बरतरी दिलाता है वो जज्बा और अवामी हिमायत है। पाकिस्तानी अफवाज महज असलहे पर नहीं बल्कि शहादत, इबाद और हुब्बुल वतनी के जज्बे से लड़ती है। इसका हर एक सिपाही वतन के लिए जान देना सादत समझता है। इसके बरक्स भारतीय फौज अक्सर अंदरूनी बगावत, नफसियाती दबाव और अदम इत्मीनान का सामना करती है, जिसका असर मैदान जंग में पड़ना नागुज़ीर है। और अब भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कमज़ोर पोजीशन पर है, लेकिन उस पर जंगी जुनून इस कदर सवार है कि उसने अपनी सरहद से मुतसिल देहात खाली कराने शुरू कर दिए। दूसरी जानिब पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक फ़ौज की जंगी तैयारियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। पाक फ़ौज की जंगी मशक़ें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक जंगी हल्कों ये जो मशक़ें हैं उसमें छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखानों और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया है। ये जंगी मशक़ें सियालकोट से नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। यानी पाक फ़ौज जंग के लिए तैयार है। अब जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फतह की मसनद पर बैठने वाला परचम इंशाअल्लाह सबसे जब होगा। भारत क्या मिस एडवेंचर कर सकता है, स्केल क्या है इस मिस एडवेंचर का, क्या कोई मिस कैलकुलेट कर रहा है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। LOC के 2 सेक्टर्स पर भारत की जानिब से बिला इश्तिहाल फायरिंग हो या फिर राफेल तैयारों की गरज सुनाई दी गई हो, जिनको उल्टे कदम वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन भारत मिस एडवेंचर कर सकता है। ज़ाहिर है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने रात गए जब ये बताया कि 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम है, तो व्हाट आर वी लाइक हम क्या मेजर कर रहे हैं, हमारा बैरोमीटर क्या कह रहा है कि स्केल क्या हो सकता है मिस एडवेंचर का? हारिस नवाज साहब, वॉर मॉन्गरर्स हैं और ये जंगी जुनून में मुब्तला है। इनका जो सरबराह प्राइम मिनिस्टर है और उसके बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल जो अखंड भारत को लेके चल रहे हैं, हिंदू स्टेट बनाना चाह रहे हैं, ये वॉर हिस्टीरिया इन्होंने क्रिएट की है। अवाम की पिच भी लेके गए हैं। इनके मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो इनके साथ मिल के ये वॉर को एक हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। एंड दे नॉट रियलाइजिंग के दोनों तरफ न्यूक्लियर मुल्क हैं और फिर बैटल हार्डन हमारी आर्मी है। दे नो आर एयर फोर्स कैपेबिलिटी, दे नो आर नेवी एंड ग्राउंड फोर्सेस कैपेबिलिटी। मुझे समझ नहीं आ रही वो किस बात की गलत फहमी है। और उसके बाद जिस तरीके से अब ये कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिला इश्तिहाल फायरिंग शुरू कर दी है और पाकिस्तान ने अभी इनकी एक पोस्ट पे उड़ा दी है रात को, उसके धुएं अभी तक सुबह उड़ रहे थे। इनको समझ नहीं आता है कि ये क्या करना चाहते हैं। 60% की आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लेवल है, वहाँ पर ये सड़कों पर सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। और ये जो कश्मीर में करने लगे हैं, मैं अभी भी इनको वार्न कर रहा हूँ कि डोंट डू। आप 27 फरवरी 2019 को याद रखें। अगर आपने कोई ग्राउंड ऑपरेशन किया आज़ाद कश्मीर के ये हमारे एरिया के अंदर,
वी आर गोइंग टू रिएक्ट वेरी वायलेंटली, और वो फिर आपको पता चलेगा कि आपके साथ हम क्या करते हैं। हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी आपसे बहुत बेहतर है और आपके एक एक इंच एरिया कवर होगा। हमने प्रॉपर तरीके से 24 आवर्स हमारे ट्रुप्स अलर्ट हैं, चाहे वो एयर में हो या समुंदर में हो या हमारे ग्राउंड में हो। आप बिलाश्तिल फायरिंग जो कर रहे हैं ये, और जो राफेल उड़ रहे हैं ये राफेल, ये जो चिड़ियाँ उड़ा रहे हैं, ये उड़ाने के लिए पीछे बड़ा दिल होना चाहिए, शेर का दिल होना चाहिए। आपके पायलट के गीदड़ के दिल हैं, आप कमज़ोर, आप अनट्रेंड पायलट हैं, बुज़दिल पायलट, जिंदा रहने का शौक है, इनको मरने का शौक नहीं। हमारे ऑफिसर्स में, ट्रुप्स में शहादत का जज्बा है। दे वर डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर देयर मदरलैंड, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए। इसलिए आपको नहीं पता आप किस कौम को ललकार रहे हैं, आपको दंदान छिककर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आप याद करेंगे। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, राइफल अपने इलाके में उड़ा रहे हो, क्रॉस करके दिखाओ, फिर देखें यहाँ से कैसे आपके पायलट को पकड़ते हैं, कौन सी चाय पिलाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो मुलाकात गुज़श्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने सर्विसेज चीफ्स के साथ जो अजीत डोभाल की मौजूदगी में की, उससे मैसेज ये दिया गया कि एक खुली छूट दे दी गई है सर्विसेज चीफ्स को, वो बर्री बहरी ये नेवल फोर्सेस हों, कि आप जो करना चाहते हैं किसी भी वक्त में आपको खुली छूट है। व्हाट डज इट मीन सर? इससे क्या मैसेज, क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? सिंबलिज्म है ना, जाहिर है। देखें, पैगाम देने की कोशिश की है कि दे वांट टू डू समथिंग, ये यहाँ मिस एडवेंचर, चाहे ये ज़्यादा तो चांसेस कश्मीर के ये कि वहाँ पर हो सकता है कि उसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक में डीप जाएं, कोई 3-4 पाइन ट्री की गिरफ्त तोड़ेंगे, 2-4 कब्बे मारेंगे और कहेंगे हमने किला फतह कर लिया, हमने टेररिस्ट कैंप तबाह कर दिए, जबकि वहाँ कुछ होगा ही नहीं, है ही नहीं। नंबर 2, ये अपने एरिया में रह के अभी जहाज़ों का रिस्क नहीं लेंगे राफेल्स का, इसलिए कि वो भी पाकिस्तान की जब शाहीन आएंगे तो देखें इनको क्या, क्योंकि इट इज़ मैन बिहाइंड द मशीन। ये पायलट उड़ाता है, ये वो चिड़िया नहीं उड़ाती हैं जिनके जिगरे लॉइन जतने होते हैं। नंबर 2, उसके बाद ये जो अपने एरिया में रह के ये क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेंगे, वो जहाँ गिरेगा उसके बाद हमने देखा हुआ, हमने कॉन्टिजेंसी प्लान की कि कहाँ आपके इलाके में गिराने हैं, कहाँ आपके जिस एयर बेस से जहाज़ उड़ेंगे वहीं पर शोले उड़ेंगे, जहाँ से मिसाइल आएगा वहाँ से धुआं निकलेगा। ये आपको मैं आज बता रहा हूँ, इसलिए ये इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। इनकी पब्लिक को जो इन्होंने गलत बाग दिखा दिए हैं ना, ये आप देखें बेचारे वो इनको गालियाँ देंगे और अल्टीमेटली आप देखेंगे अमित शाह, राजनाथ सिंह और ये जो नरेंद्र मोदी ये रिज़ाइन करते नजर आएंगे। आप दे डोंट नो, हमारे पास नॉट ओनली न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो लोकलाइज एरिया में इफेक्टिव होते हैं। ये इनके पास नहीं है, ये सबको पता है। और हमारी सारी तैयारी हमेशा से 78 साल से इंडिया स्पेसिफिक है, हमें इनकी कैपेबिलिटी पता है और हमें पता है कि हमने क्या करना है। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो एक सिपा सलार हैं और इंस्पायरिंग कमांडर हैं, ही इज़ ऑलरेडी डन एवरीथिंग। वो जो नज़र नहीं आ रहे हैं वो ऑपरेशन जोन में हैं, अपना काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आपसे रिटेलिएट करने के लिए। सो मेरा भी मशवरा है, एक खेड नहीं जनानियाँ दा ना करो, तुसी चूड़ियाँ पहने घर में बैठे, सिंपल सी बात है। ब्रिगेडियर साहब, न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब मैस डिस्ट्रक्शन है सर, ये कोई इतनी सिंपल, इतनी आसान बात तो नहीं है। ज़ाहिर है इंडिया को भी ये बात समझनी चाहिए, 2.25 अरब की आबादी है अक्रॉस द बॉर्डर, उस तरफ भी इस तरफ भी मिला लिया जाए तो 2.25 अरब इंसान है, जीते जागते इंसान है, कम्युनिटी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्केल ऑफ मिस एडवेंचर है, क्या वो मेजर कर रहे हैं आप? जाहिर है वो इस तरफ भी कैलकुलेशंस हो रही होंगी। जब रात वज़ीर इत्तलात ने कहा तो उन्होंने बताया कि जी हमें मुसद्दका इत्तलात है ऐसी, तो क्या इत्तलात क्या है? बेसिकली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस वक्त क्या कह रही हैं कि भारत असल में प्लान क्या कर रहा है? देखें, ये कोई मिस एडवेंचर करना चाह रहे हैं, ये कश्मीर में करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की अपनी एक कॉनोटेशन होती है। मैं ये बात कर रहा हूँ 2 न्यूक्लियर मुल्कों में पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। हमने पहल अभी भी नहीं करनी, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। वी विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस इंडियन डज इट। इंडियन करेंगे तो हम, अगर ये एक मिसाइल मारेंगे हम 10 मारेंगे। सेकंड, जब 2 न्यूक्लियर स्टेट्स में आपस में इवन कन्वेंशनल लड़ाई होती है या मिस होती है, ये 1 मारेंगे हम 5 मारेंगे, ये 8 मारेंगे हम 16 मारेंगे, दैट इज़ इट एस्केलेट्स। और वॉर के डायनामिक्स जो होते हैं ना, वो किसी को नहीं पता कि ये एंड कहाँ जाके होगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि होश के ना कर लो, आप अपने सबूत दो। आपने खुद अपनी प्लानिंग की है, एग्जीक्यूशन की है और आप डिसीजन भी खुद ही ले लिया है कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है।
तो स्टूपिड ये समझ रहा है कि मैं गुजरात के रेलवे स्टेशन पे ये कुली बैठा हुआ है और कुलियों को सामान उठा के रेलवे स्टेशन की ये फैसला कर रहा है। ही इज प्लेइंग विद द डेस्टिनी ऑफ 140 बिलियन लोगों के साथ, मतलब एक बिलियन 40 करोड़ लोगों के साथ का ये वजह इसको समझ नहीं आ रही है। हमने अभी तक रिस्ट्रेंट शो किया है, एज ए बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बिहेव किया है। वी डोंट वांट कि एस्केलेट होनी चाहिए। ये दुनिया में जहाँ से मर्जी इंक्वायरी करा लें, अगर पाकिस्तान ब्लेम आता है वी विल रिप्लाई, वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये इसको बार बार समझा रहे हैं। ये बलूचिस्तान में जो कर रहा है, इसने जाफर एक्सचेंज में किया है, गुलबशन यादेव पकड़ा हुआ है, काबुल एम्बेसी में बैठ के टीटीपी को सपोर्ट करें, टोटल टेररिज्म पाकिस्तान में करें। इवन देन हमने एक्सेप्ट किए, बट नॉट नाउ। नाउ द वाटर हैज गॉन थ्रू आवर हेड, वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद यू, डोंट टेक पंगा विद अस। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये, और दुनिया में भी सोचना चाहिए, दो न्यूक्लियर सामने आमने सामने खड़ी हैं। कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। हमने अपने रीजन में सबको बता दिया है, रशिया को, चाइना को, ईरान को, टर्की को, मिडिल ईस्ट को, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लोग जो तमाशा देख रहे हैं बड़े ममालिक, दे शुड नाउ इंटरवीन बिफोर इट इज़ टू लेट। और जी मेरा सवाल भी यही है सर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन पर्टिकुलर, जैसे आपने बड़े ममालिक की बात की है, जो इस वक्त जाहिर है इसमें इंटरवीन करके मामले को देख सकते हैं। अमेरिका का स्टेटमेंट आया इस पे कि हम सारे मामले को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो है इसका हल मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के ज़रिए से हो और मामला डिफ्यूज़ हो जाए। वो इस वक्त क्या रोल प्ले कर सकते हैं प्रैक्टिकली? देखिए, अगर रोल प्ले करना है तो नाउ इज़ अ टाइम। आप तमाशा तो नहीं देखें ना, आप कहीं फिर बात करें, पाकिस्तान से मांगे सबूत, आप इंक्वायरी कर लें। आपके पास सैटेलाइट इमेज जो है वो एक एक चीज़ का इमेज इनके पास होता है, अमेरिका के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, रशिया के पास, चाइना के पास। एक एक यहाँ पर परिंदा भी अगर हो तो वो सैटेलाइट से पिक हो जाता है। इनको पता है किसने क्या किया। वाई देर कीपिंग क्वाइट, आई लीव इट अप टू योर जजमेंट। अमेरिका को चाहिए कि नाउ इज़ अ टाइम। हमें इंडिया को बोलें लाओ सबूत लाओ, टेल देम टू होल्ड एंड लाओ सबूत लाओ। अगर है पाकिस्तान का तो विल ओन इट, एंड जिसने किया हम उसको सजा करेंगे। वी आर अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हाउ कैन वी डू ऑल दिस? 3 लेयर डिफेंस है, उसके पास 7-8 लाख फौज है, हर जगह सिक्योरिटी कैमरे, हर जगह चेक पोस्टें लगी हुई हैं। क्या ये कोई सुलेमानी टोपी पहन के आए हैं, जिन जो बोतल से निकला वहाँ जाके बंदे मारे फिर बोतल के अंदर चला गया? ही इज अ स्टूपिड इडियट, लेट मी टेल यू। वॉर मॉन्गरर्स हैं ये जिंगोइज्म में जा रहे हैं। दे डोंट नो कि इससे क्या इस खत्ते को होगा जहाँ पर इतनी गुर्बत पहले से है। कोई जंग आसान चीज़ तो नहीं है। क्या हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आई हैं हमारी किसी लीडरशिप की तरफ से? हम यही कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कराएं, लेकिन हमारी पीस एफर्ट को, पीसफुल बिहेवियर को डोंट टेक आवर वीकनेस। दिस इज द रिप्लाई मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक जी, लास्टली ब्रिगेडियर साहब, अभी DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुज़श्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको याद होगा कि सब्सटैंशियल एविडेंसेस ज़ाहिर है DG साहब ने रखे। ये एविडेंसेस पे मबनी एक डूजियर हमने अक़वाम मुत्तहिदा को भी सबमिट दिया, उसमें दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे टेररिज्म कराया जा रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? अभी तक वहाँ से कोई मस्बत, मतलब अब तो तकरीबन उसको 4-5 साल गुजर चुके हैं। क्या हम अपना मुकदमा ठीक तरीके से प्लीड नहीं कर सके या वहाँ से रिस्पॉन्स मस्बत नहीं आ रहा? क्या वजह है सर? देखिए, हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक इंसिडेंट होता है, हम 10 दिन बाद भूल जाते हैं। आपके सामने जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, कितने लोग मरे, हमने क्या किया? इंडिया ने जॉइंट अटैक हुआ, पूरा सोशल मीडिया, इनका पूरा मीडिया, गोदी मीडिया, ये टेररिस्ट दहशतगर्दों की सपोर्ट में खुल्लम खुला ये मीडिया वॉर कर रहे थे। आपको अंदाज़ा है, हमने, हमारी सिक्योरिटी कमेटी ने सबसे पहले ही कहा कि हमें ये जो इनोसेंट लाइफ मरी हैं, गई हैं, हमें बहुत अफसोस है, हम इज़हार यकजहती करते हैं और वी विल लव के जो जिन्होंने भी किया उनको सजा दी जाए। तो बट देन गिव एन एविडेंस। आप खुद फैसले तो नहीं कर सकते ना। हमें चाहिए था उस वक्त इसको उठाते, और आप APS के बच्चे, इन्होंने हमारे बच्चे जो हैं वो मार दिए। दैट वाज द टाइम वी शुड डू समथिंग। प्रॉब्लम ये कि हम भूल जाते हैं, हम अपनी मसाइल में गिरे रहते हैं। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। आई थिंक लेट देम कम दिस टाइम। आई थिंक एनफ इज एनफ। इनको भी पता चल जाए वो पाकिस्तान इधर भक्तियाँ से नहीं डरने वाले हैं।
बहुत, मैं ऑनेस्टली आई एम फेड अप जिस तरीके से इनका गोदी मीडिया शोर मचा रहा है, ये अपने मुल्क के, ये अवाम को उकसा रहे हैं। ये मुझे शक्ल इसकी देखें, इतना परेशान बैठा हुआ है, इसको जूते मारेंगे लोग जब ये इसको मार पड़ेगी यहाँ। इसलिए मैं बात करता हूँ, बेटर बिहेव, सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। अंडरस्टैंड यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ 2 बिलियन पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक, एक नेबर भी आपके साथ नहीं है, आपको सिख भी मारेंगे, आपको कश्मीरी भी मारेंगे, आपको 7 सिस्टर्स के जो इलाके वो मारेंगे, मीजू, नागास, असामी, सब आपके मारेंगे। फिर इनको पता चलेगा, जब पंजाब भी अलग हो जाएगा, कश्मीर भी अलग हो जाएगा, ये इंडिया के हिस्से बिखरे करेगा। ये शैतान सिर्फ इंसान है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। खित्ते में एक बार फिर बादल छा रहे हैं, लेकिन ये बादल बारिश के नहीं बल्कि मुमकिन जंग के हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक नया मोड़ ले चुकी है। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया है। भारत ने न सिर्फ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल किया, बल्कि अब वो पाकिस्तान पर एक नई जंग मुसल्लत करना चाहता है। अब जरूरत इस बात की है कि कौमी सलामती के इस अहम मामले पर तमाम सियासी जमातें किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक करें, कंसेंसस डेवलप करें। यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी गौर किया जा रहा है, और यही मुतालबा अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं। ज़ाहिर है, दुश्मन के खिलाफ जंग के लिए सियासी और अस्करी एतबार से हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है, और ये हिकमत अमली उसी सूरत में तश्कील दी जा सकती है जब हमारी तमाम सियासी कुव्वतें किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक कर लें। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तो यही है कि सिविल क़यादत खुद इकट्ठा होकर कौम को मुत्तहिद करे और दुश्मन को ये पैगाम दिया जाए कि मुश्किल वक्त में हम अपने आपस के इख्तलाफात को नज़रअंदाज करके मुल्क की बका और सलामती के लिए एक सफ़े पर है, सेम पेज पे हैं। ज़ाहिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कोई रस्मी मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये कौमी सलामती का फोरम होगा जहाँ पाकिस्तान के सियासी कायदीन अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर वतन के मफाद में सर जोड़ेंगे। इस वक्त खारजा पॉलिसी, दिफाई हिकमत अमली और सफारती इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस कॉन्फ्रेंस पे मुतवक्किल नकात में आलमी सतह पर मौसर सफारती राब्ते, खुसूसन चीन, तुर्की, सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा से माशी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को मुमकिन जंगी हालात के मुताबिक ढालना, सिविल डिफेंस, एमरजेंसी सर्विसेज और ग़िज़ाई ज़खायर की तैयारी करना वगैरह शामिल है। अब देखना यह है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती कब है, और उससे बढ़कर क्या तहरीक इंसाफ इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई को भी शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ पर यही तनकीद हो रही है कि वो इस अहम मामले पर भी बानी पीटीआई के मफाद को सामने रख रही है या अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को देख रही है। तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि अगर बानी पीटीआई को कौमी सलामती के इस मामले में शामिल ना किया गया तो ये मामला मफलूज हो जाएगा। अब तहरीक इंसाफ का बैकग्राउंड तो ये बताता है कि उसने मुल्क से जुड़े हसास मामलात को अपने सियासी मफादात से नथी करने की कोशिश की है, और अब भी तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। अब तहरीक इंसाफ अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बानी पीटीआई की रिहाई की शर्त रखती है, और अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो उस सूरत में अगर पीटीआई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर देती है तो फिर तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग सकता है कि उसकी नज़र में मुल्की मामलात ज़रा भी अहमियत नहीं रखते हैं। गो कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट की गई है जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, और साथ ही उन्होंने अपनी ट्वीट में यह पैगाम दिया है कि उनको हुकूमत से बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन मोदी की जारहियत ने हम सबको मुत्तहिद कर दिया है। अब देखा जाए तो ये बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मस्बत तासुर है, लेकिन इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उनके इस मौक़िफ़ में कब तक तसलसल रहता है। अगर तहरीक इंसाफ इस आम मामले पर हुकूमत के साथ खड़ी होती है तो हुकूमत को भी लचक का मुजाहरा करना होगा, और शायद यही वजह है कि JUIFA के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए और बानी पीटीआई को इसमें मदऊ किया जाए। अब हुकूमत से भी ये उम्मीदें बांधी जा रही हैं कि वो भी तहरीक इंसाफ को लेकर अपने रवैये में नरमी पैदा करे और 9 मई वाक़े को इस अहम मौके पर नज़रअंदाज करे। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए भी ये सुनहरी मौका है कि वो भारतीय जारहियत के खिलाफ हुकूमत और पाक फौज का साथ दे। अगर तहरीक इंसाफ ऐसा करती है तो मुमकिन है आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी गुंजाइश पैदा हो जाए और इदारों के साथ इसके बढ़ते फासले भी कम हो जाएं। अब ऐसे हसास वक्त में जहाँ दुश्मन की साजिशें उरूज पर है, दुश्मन की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो कौम को अंदर से तकसीम कर दे। ऐसे में तमाम सियासी क़यादत को चाहिए कि वो यकजा हो जाए ताकि दुश्मन को मायूसी का सामना करना पड़े। अब एक तरफ बानी पीटीआई की ट्वीट है और इसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोपोगेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये ट्वीट बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है, बहुत लाइक हो रही है, इंटरनेशनल एरिना के अंदर गूंज रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ग्लोरीफाई कर रही है और दूसरी तरफ तनकीद कर रही है हुकूमत पे, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है कि नवाज शरीफ की मानी खेज खामोशी क्यों है, वो क्यों नहीं बोल रहे, क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं भारत के लिए, मरीम नवाज इस पर क्यों खुलकर बात नहीं कर रही है। ये एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है रादर देन कि वो अपने आप को इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम का हिस्सा बनाएं, एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसाएं, एक दूसरे के साथ एक सेम पेज पे बैठना होगा। उन तमाम तर डिफरेंसेस या पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को बालाए ताक रखते हुए मुल्क की खातिर, नेशनल कॉज की खातिर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ताकि इस कंसेंसस के साथ जो कॉमन एनिमी है उससे फाइट किया जा सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के हमारे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म हो रहा है। ऐसा तासुर उभर रहा है कि सूबाई हुकूमत करप्शन को रोकने में बेबस नजर आ रही है। अब जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला एक मालियाती स्कैंडल इस वक्त कौमी मंजरनामे पर तहलका मचाए हुए है, जिसमें अरबों रुपए की खुर्द बुर्द और बदउनवानी की होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। पेशावर से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक सूबे के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए से जायद की रकम जाली और मशकूक जराए से निकाली गई है। ये स्कैंडल अब तक पाकिस्तान की तारीख के बड़े मालियाती स्कैंडल्स में शुमार किया जा रहा है और यही वजह है कि इस स्कैंडल के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी हो चुका है और अब तक 50 के करीब पब्लिक अकाउंट्स मुंजमद किए जा चुके हैं। इस मामले पर एक चौंका देने वाला इंकशाफ ये भी हुआ है कि एक डंपर ड्राइवर के नाम पर बने अकाउंट्स में 4.5 अरब रुपए पाए गए हैं। दरहकीकत इस आम से ड्राइवर, जिसका नाम मुमताज़ है, उसने मुबैना तौर पर एक जाली कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी और उसके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए से जायद की मशकूक ट्रांजैक्शंस का सुराग मिला है। अब नैब ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है, जबकि मजीद गहराई में तहकीकात का आगाज़ भी हो चुका है। नैब की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ज़िला अपर कोहिस्तान के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक्स जारी किए गए। अब तक 50 से जायद मुश्तबा अफराद की निशानदेही हो चुकी है और नैब के मुताबिक इसमें 62 सियासी और सरकारी शख्सियात भी शामिल हैं, जिनके किरदार की छानबीन जारी है। ज़राए का कहना है कि अपर कोहिस्तान में माली बेज़ाब्तगियों की मुसद्दका इतलात मिलने पर नैब ने फौरी कार्रवाई की। हालांकि इस जिले का सालाना तरक्याती बजट 50 करोड़ से 1.5 अरब रुपए के दरमियान होता है, लेकिन पिछले 5 बरसों के दौरान 40 अरब रुपए जाली तरीकों से निकलवाए गए, जो कि एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की निशानदेही करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ मुतल्लिका कवायद और जवाबित की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स और ट्रेरी कवानीन की धज्जियां उड़ाकर गैर मजाज अदायगियां की हैं। सरकारी एहलकारों और निजी ठेकेदारों की मिली भगत से ऐसे बिल्स पास किए गए हैं जो सिरे से मौजूद ही नहीं थे। और इसी दौरान दासू अपर कोहिस्तान में वाक़ सरकारी बैंक ब्रांच के कुछ अफसरान ने भी इस बड़े फ्रॉड में अहम किरदार अदा किया है। स्टेट बैंक के जवाबित और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए सरकारी फंड्स को निजी अकाउंट्स में मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब हैरत अंगेज़ तौर पर निगरान इदारे, जिनमें अकाउंटेंट जनरल और डायरेक्टोरेट जनरल ऑडिट शामिल हैं, वक्त पर इस बदउनवानी को ना रोक सके और ना ही इसका कोई सुराग लगा सकें। ये सूरत हाल एहतसाबी निज़ाम की साख पर संजीदा सवालात खड़े करती है। नैब की टीम ने अब तक ज़िला अकाउंट्स ऑफिस, CNW डिपार्टमेंट और मुतल्लिका सरकारी बैंक ब्रांच के रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया है। इस वक्त मजीद 10 अरब रुपए के मशकूक अकाउंट्स भी मुंजमद किए जा चुके हैं, जबकि 30 अफराद को पुलिस के जरिए नोटिस जारी किए गए ताकि उनसे पूछगछ की जा सके। तहकीकात में शामिल ज़राए का कहना है कि ये सिर्फ निचली सतह के चंद अफराद की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसमें सूबे की आला क़यादत के कुछ अनासिर की शमूलियत के शवाहिद भी सामने आए हैं। बज़ाहिर यूँ लगता है कि मालियाती ज़वाबित को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है और खुर्द बुर्द को दानिस्ता तौर पर जारी रखा गया है। नैब ने इस स्कैंडल की शिद्दत को देखते हुए इस इब्तदाई इंक्वायरी से मुकम्मल तहकीकात में तब्दील कर दिया है। मुल्क में इस वक्त सवाल ये उठता है कि आखिर माली एतबार से एक नॉर्मल ज़िले में इतने बड़े पैमाने पर माली फ्रॉड किसकी सरपरस्ती में और इसमें कौन मुलव्विस है कि किया गया, असल किरदार कौन है। यकीनी तौर पर वज़ीर आला KP के अली गंडापुर पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो अपने सूबे में करप्शन रोकने में नाकाम क्यों है। सूबे की बहुत से वज़रा बानी PTI से जेल में मुलाकातों के दरमियान करप्शन की शिकायत कर चुके हैं और इसी वजह से हालिया दिनों में अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदारत का ओहदा वापस लिया गया था, ताकि अली अमीन गंडापुर पर सूबे की करप्शन को रोकने, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस के साथ साथ कारकर्दगी पर फोकस रखने के लिए टाइम मिल सके। लेकिन इस मेगा करप्शन स्कैंडल ने यह साबित किया है कि सूबे में बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का फोकस और सूबे के इंतजामी मामला ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों का जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गजा की सरजमीन जो एक तवील अरसे से तबाही और बर्बादी का शिकार है, अब एक नए और खामोश खतरे का सामना कर रही है।
इसराइली फौजी कार्रवाइयों ने न सिर्फ इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया, बल्कि इन मुनहदम इमारतों से एक जहरीली मादनी मादे एस्बेस्टॉस का इखराज हो रहा है, जो फ़ज़ा में फैल रही, जो एक खामोश कातिल के तौर पर सामने आ रही है। ये माजी में तामीराती कामों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए, मगर अब तबाहशुदा इमारतों से निकलकर फ़ज़ा में शामिल हो रहा है, जो फेफड़ों के कैंसर जैसी मोहलिक और लाइलाज बीमारियों का सबब बन सकता है। गज़ा के लाखों फ़लस्तीनी जो पहले ही जंगी हालात और इंसानी बहरान से दो चार हैं, अब एक इजाफी सेहत के ख़तरे का भी सामना कर रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस तबाही के नतीजे में पैदा होने वाला सेहत का बहरान नस्लों तक जारी रह सकता है, जो ख़ास तौर पर बच्चों, बूढ़ों और आने वाली नस्लों के लिए एक संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा और सेहत के माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल फ़ौरी तौर पर तवज्जो तलब है, और अगर इस सूरत हाल को नज़रअंदाज किया गया तो ये एक नए इंसानी बहरान को जन्म दे सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के मुताबिक गज़ा के 8 पनाह गुज़ीन कैंप्स में एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर छतों में किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इदारे की अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में मौजूद 43 लाख टन मलबे में एस्बेस्टॉस की ख़तरनाक मिकदार शामिल हो सकती है। लंदन के नेशनल सेंटर फॉर मेसोथेलियोमा रिसर्च के डायरेक्टर प्रोफेसर बिल किक्सन ने इस सूरत हाल को इंतहाई जहरीला और इंसानी सेहत के लिए मोहलिक करार दिया है, जिसके बच्चों की सेहत पर तवील मुद्दती असरात मुरतब हो सकते हैं। एस्बेस्टॉस के खुर्दबीनी रेशे जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, फेफड़ों में जाकर जम सकते हैं और वक्त गुजरने के साथ फेफड़ों के कैंसर का बायस बनते हैं। इन बीमारियों के असरात अमूमन 20 से 60 साल बाद ज़ाहिर होते हैं। माहिरीन का कहना है कि गज़ा की 365 मुरबा किलोमीटर की गुंजान आबाद पट्टी, जहाँ तकरीबन 20 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं, और इन रिहायशियों का इस मादे के असरात से बचना तकरीबन नामुमकिन है। जब ये मादा टूटता या मुंतशिर होता है तो इसके बारीक रेशे हवा में शामिल हो जाते हैं, जो सांस के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होकर वहाँ जम जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये ख़तरनाक और लाइलाज बीमारी है, जिसकी तशख़ीस अक्सर देर से होती है और इसका इलाज पेचीदा और मुश्किल हो जाता है। ज़रूरत सब्र की है कि अब जिस वक्त ये बिगिनिंग लेवल के ऊपर है, इनिशिएट हो रही है, तो इसको फौरी तौर पर रोका जाए, जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि गज़ा के जो मासूम बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। मैं बच गया भी हाई मार डालेगी, मेरे कबील का हर फर्द कत्ल गाह में है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।